अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, क्वेश्चन बैंक 2018 का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लास 10 2018। अब देखिए सेकेंड सिटिंग का जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इनको जो है कि हम सॉल्व करेंगे। परीक्षा में क्वेश्चन बैंक का जो है कि बहुत महत्व होता है। अगर आप 1 साल का क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपको जो है कि 5 मार्क फिक्स हो जाता है। अगर सभी वर्षों का देख लेंगे तो 80% आपका जो है कि सवाल जो है कि क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं, जो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देते हैं, जो कोई त्रुटि रहती है आंसर में उनको सुधार करते जाते हैं और एक्सप्लेन करके समझा देते हैं ताकि विद्यार्थी के माइंड में फिट हो जाए। आजकल देखिए विद्यार्थी का जो आंख है डिजिटल चीज़ पर जम गया है। आपको जो है कि आजकल गैस पेपर पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन वही चीज़ मोबाइल पर देखिएगा तो ज़्यादा एकदम याद भी होगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। तो क्यों आप लोग एकदम जो है कि क्वेश्चन बैंक का तैयारी करेंगे जब आपको जो हम मोबाइल पर ही सारा सॉल्यूशन उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए और सीरियली सभी वर्षों का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिलेगा, आप अपने मोबाइल से पढ़िए। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है, तो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है नंबर लाइन पर। तो एक का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा एक वास्तविक संख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, जिसके नीचे में 2 और 5 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड आएगा वही संख्या क्या होता है, शांत होता है। अब देखिए यहाँ पर तो 7 भी आ गया है, लेकिन 7 को 3 बार गुना करेंगे तो आपको होगा 343, जो ऊपर वाले मान से कट जाएगा और 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड बचेगा। तो 2 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। तो इसी का जो है कि दशमलव प्रसार शांत होगा। याद रखिए 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड अगर नीचे में आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। आंख मूंद के मार दीजिए, आपका जो ऑप्शन सही ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। तो एक चीज ध्यान रखिए, तो पूर्ण यहाँ पर क्या कह रहा है कि पूर्ण वर्ग। तो 240 पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो ई ऑप्शन छट गया। 2400 भी पूर्ण वर्ग है नहीं, ई भी छट गया। आपको क्या बचा, 1600। तो 1600 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 1600 का वर्गमूल क्या होगा आप लोग जानते ही है। 1600 का वर्गमूल आपको 40 होगा, 40 गुना 40 यानी आपको हो गया 1600। उसके पश्चात अब देखिए ई 3600 का वर्गमूल क्या हो गया 60। तो इसका मतलब है ई भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें से जो देखिए कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, इन दोनों में से चयन कीजिए। तो देखिए 16 से 16 में भाग देंगे तो कट जाएगा, 20 से देंगे कट जाएगा, 24 से देंगे तो नहीं कटेगा। तो ऑप्शन बी भी छट गया, बचा कौन, ऑप्शन डी। तो डी देखिए 3600 ये जो है कि इन तीनों से कटेगा, इन तीनों से जो है कि कट जाएगा। तो इसलिए जो है कि यही होगा ऑप्शन डी। तो 3 का सही ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम मतलब एलसीएम इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। 14 गुना है तो लघुत्तम समावर्तक और तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ जो है कि 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो आप लोग याद रखिए कि 2 संख्या का जो गुणनफल होता है वो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बराबर होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लघुत्तम जो है कि महत्तम का 14 गुना है। तो यहाँ पर आपको मान लेना है कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ को x मान लेना है। उसके बाद देखिए एलसीएम जो है कि 14 गुना है, तो एचसीएफ आपको जो x हो गया, तो एलसीएम 14 गुना तो 14x हो गया। उसके बाद कह रहा है एक संख्या आपको 280 है, इन दोनों का जोड़ जो है वो 600 है। तो x जोड़ 14x बराबर क्या हो गया 600, 15x बराबर क्या हो गया 600, 15 चौके 60 यानी x का मान क्या हो गया 40। तो मतलब एचसीएफ आपको निकल गया 40। और उसके पश्चात देखिए एलसीएम क्या है 14x है। तो देखिए एलसीएम आपको क्या हो जाएगा, 14 से गुना कर दीजिए 40 में, तो 14 चौके 56, 560
560 हो गया। तो 560 हो गया, एलसीएम 560, एचसीएफ आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 40। तो इसमें जो है कि एक संख्या आपको क्या है, एक संख्या आपको 280 है। तो देखिए, तो कह रहा है कि सेकेंड संख्या क्या होगी, तो देखिए 280 गुना सेकेंड संख्या, तो सेकेंड संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ, यानी एचसीएफ का मान क्या है 40, एलसीएम का मान क्या है 560, ये हो गया। तो 28 दूनी 56, तो सेकेंड संख्या आपको क्या होगा 40 दूनी 80। तो दूसरी संख्या आपको 80 होगा। यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में है, वो ऑप्शन आपको बी है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑप्शन बी में है 80 हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव 5 कड़ा की संख्या 23.43 को p/q के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दशमलव है 43 है, तो दशमलव हटाएंगे। तो एक पर जो है कि देखिए 1 2 गो है अंक के बाद दशमलव है, तो एक पर 2 गो शून्य बैठ गया, यानी 2343 है, तो 2343/100। तो 5 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। यहाँ पर देखिए, उसके बाद ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पर बार का साइन होता, बार का साइन होता तब क्या करते, 2343 में से 23 को घटा देते हैं, 2 गो संख्या पर होता तो 2 गो 9 देते, ये होता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि f(x) यहाँ पर फलन का मान दिया हुआ है, का शून्यक जो है कि अल्फा बीटा है, तो इनमें से कौन सा मान सही है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है आप लोग जानते ही है, और योगफल क्या होता है ये भी जानते हैं। तो मूलों का योगफल होता है -b/a, -b/a। तो b का मान इसमें जो है कि 6 है, और a का मान जो है इसमें वो आपको है 2 है। तो 2 तिया क्या हो गया 6, यानी -3। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या हो गया -3 हो गया। उसके पश्चात अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a। तो c, इसमें देखिए c का मान क्या है, तो c का मान जो है आपको वो है -6, और a का मान है 2, तो 2 तिया 6 यानी -3। तो देखिए आपको जो यहाँ पर कह रहा है, तो इसमें क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आप बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसलिए कि इनका भी मान -3 है और इनके जो है गुणनफल का भी मान 3 है, इसलिए दोनों ये आपस में बराबर होंगे। जो कि आपको ऑप्शन किस ऑप्शन में है, वो आपको ऑप्शन ए में है। तो 6 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 7 कह रहा है कि रेखिक समीकरण युक्त x जोड़ 2y बराबर 5 है, 3x + 12y बराबर 10 का क्या होगा, तो कितने हल होंगे। तो इनके लिए देखिए साधारण नियम है, 1/, क्या कीजिए 3, उसके बाद 2/12, 2/12। तो देखिए ये आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा, तो इसका जो है कि एक हल होगा। तो 7 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, एक हल इसमें नहीं होगा। 7 का सही ऑप्शन आपको ए होगा, एकल हल होगा, 7 का ए होगा। उसके पश्चात देखिए 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये बहुपद आपको है, ये भी आपको जो है कि बहुपद है। देखिए अगर रूट के अंदर में x चला गया तो बहुपद नहीं होगा, हालांकि रूट यहीं तक होगा, x जो है कि बाहर होगा, मिसप्रिंटिंग है, ये मान जो है आपको बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन सी। तो 8 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, क्योंकि x का मान अगर बटा में आ जाए तो बहुपद नहीं होता है, रूट में आ जाए तो बहुपद नहीं होता है, x पर निगेटिव पावर रहे तो बहुपद नहीं होता है, भिन्नात्मक पावर रहे तो बहुपद नहीं होता है। तो ये सभी चीज़ कंडीशन है। ऑब्जेक्टिव नंबर 9 में देखिए कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको और इसको देखिए एक साथ लीजिए, क्योंकि एक जाती है, तो एक जाती है तो इनको एक तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.3 है, 3x है, और यहाँ पर देखिए 0.37x है। तो आप क्या करेंगे, इनको जो है कि इस साइड ले आइए, इनको हम सोल्व कर लेते हैं कॉपी पर अच्छी तरीके से। तो 0.37 माइनस 0.37, उसके बाद 0.37x माइनस 0.3, ये चीज़ आपको दिया है। तो अब देखिए इनको इस साइड ले आइए, इनको इस साइड ले आइए। तो 0.37 आई माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.3 हो गया। अब देखिए 0.37x में से घट जाएगा 0.3, 3x,
ये घटेगा, घटने के पश्चात देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे तो 10, ये देखिए आपको होगा -0.07 और इसमें से ये घटेगा मान तो बचेगा 0.07x। ये और ये दशमलव हट गया, 7 और 7, तो x का मान होगा -1। अब यहाँ पर देखिए आप करेंगे क्या, इनका मान जो निकल के आया 9 का a, अब -1 हो गया, माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये दशमलव वाले को अगर आप नहीं जानते हैं घटो जोड़ तो आप सीख लीजिए। देखिए 0.37 है माइनस, उसके बाद 0 यहाँ पर 3 है और देखिए नहीं कुछ है तो 0 है, तो घटाइए, 7 में से 0 गया 7 हो गया, 3 में से 3 गया 0 हो गया। और चूँकि देखिए यहाँ पर जो है कि बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस, तो इस प्रकार से ये मान हो जाता है। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कह रहा है कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। तो देखिए 6 अब 12 में से भी 6 कॉमन आ जाएगा, 6 निकल गया। उसके पश्चात देखिए तो यहाँ पर xy है, इसमें भी xy मिल गया तो 6xy इसका क्या होगा, HCF होगा। तो 10 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, 6xy। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि यदि 173x + 197y बराबर 149 तो 197x + 173y बराबर 221 तो xy का मान क्या होगा। तो यहाँ पर xy का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो आप लोग जो है कि सोल्व करके निकाल लीजिए किसका मान क्या होता है। तो आराम से आप लोग जो है कि सोल्व करके निकाल सकते हैं। वैसे भी देखिए ऑप्शन से चेक कीजिए, निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा मान निकालने में, ऑप्शन से चेक कर लीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पर 3 रख देते हैं, यहाँ पर y के जगह पर देखिए ई x का मान हो गया, ई y का मान, x के जगह 3 रखेंगे और y के जगह -2 रखेंगे तो 173 गुना 3 -197 गुना 2 तो 3 तिया 9 और 17 गुना 3 51 हो गया, 7 दूनी 14, 19 दूनी 38, 1 39, तो 9 में 4 गया, ई आपको 5 हो गया, 5 हो गया। तो ये मान नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि 2 1 रख करके चेक करते हैं, तो 173 गुना 2 और 197 गुना 1, तो देखिए 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, 197 हो गया, 16 में से 7 गया तो 9 हो गया। उसके पश्चात देखिए 13 में से 9 गया 4 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 149, तो 149 यहाँ पर दिया हुआ है, पूर्ण जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, यहाँ पर गलत दिया है, 2 1 होगा इस प्रकार से। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, इसका ये नहीं, y का मान जो है आपको -1 लेना पड़ता है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, 2 - 1, 2 - 1, x का मान 2, y का मान -1, तो 11 का सही ऑप्शन आपको होगा डी। अगला ऑब्जेक्टिव 12 देखिए, कह रहा है कि यदि द्विघाती समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 बराबर 0 का मूल समान है तो a का मान क्या होगा। तो मूल जब अगर समान रहता है तब फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है। तो b का मान इसमें क्या है, -4a है, 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान आपको a ही है और c का मान जो है कि 2a + 1 है बराबर 0 हो गया। होने के बाद 4 चौके 16a² माइनस 4 दूनी 8a² -4a बराबर ई हो गया आपको 0, 0 हो गया। होने के पश्चात अब देखिए 4a से सब में भाग दे दीजिए, तो 4 चौके 16 हो गया, 4a, 4 दूनी 8a हो गया। होने के पश्चात
4a से इसमें भाग दिया तो यहाँ पर -1 हो गया बराबर 0। फिर देखिए 4a में से 2a चला गया तो क्या बचा 2a। अब -1 है बराबर के उस साइड जाएगा तो +1। तो यहाँ पर a गुना में है, इधर भागा में हो जाएगा तो a बराबर क्या होगा 1/2। तो जो कि आपको ऑप्शन बी में है। तो 12 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 1/2। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर जो कि मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सवाल को जो है कि समझिए, घबराना नहीं है। 64 के वर्गमूल तो 64 का क्या होगा वर्गमूल, और 64 का घनमूल तो 64 का ये क्या हो गया घनमूल। तो देखिए तो वर्गमूल है तो 64 पर क्या होगा हाफ पावर, वर्गमूल का हाफ पावर होता है, घनमूल का 1/3 पावर होता है, 1/3 पावर। अब देखिए तो भागा में है तो भागा में पावर घटता है, भागा में पावर घटेगा तो 1/2 में से 1/3 घटेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 1/2 में से 1/3 को घटाइए तो 2 3 का एलसीएम जो है कि 6 हो गया, 2 तिया 6 3 का 3, 3 - 2 यानी 1/6 हो गया। तो इस पर पावर क्या आएगा 1/6। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻6, 2 को 6 बार गुना कीजिए 64 पूरेगा, 1/6 पावर है ये है तो ई 6 कट गया, बचा क्या 2। तो अब देखिए 2 किस ऑप्शन में है, 2 जो है आपको यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ऑप्शन आपको बी में है। 13 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि x⁻n+1 का एक गुणक x+1 है तब सिर्फ सभी यानी तभी क्या होगा तो n एक होगा आपको विषम पूर्णांक होगा। तो 14 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, n एक विषम पूर्णांक है। देखिए +1 हो गया, माइनस रहता तो सम बोलते। उसके बाद कह रहा है कि √10 गुना √15 बराबर है। तो देखिए तो 10 15 दहीन क्या हो गया 150, 15 दहीन 150 हो गया। और 150 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो अब देखिए 150 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 3 गुना 5 तो 5√6 यानी 25 25 छाके 150। तो 15 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, 5√6 होगा। सिंपल बात, 15 दहीन 150, 150 का वर्गमूल निकालिए 5√6 होगा। अगला ऑब्जेक्टिव 16 देखिए कह रहा है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कल भी इसका मान निकाले हैं, कल भी इसका मान निकाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो है कि फर्स्ट सीटिंग का ऑब्जेक्टिव देखे हैं, फर्स्ट सीटिंग में हूबहू ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ये भी ऑब्जेक्टिव हूबहू ही है। तो उसमें हमने बता दिया है इनका जो मान निकल के आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको जो जब सोल्व करेंगे यहाँ पर देखिए सवाल को तो 1/3 मान आता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो यह जो ऑप्शन आपको है वह ऑप्शन सी में है। तो सी का मान क्या हो गया 1/3। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा और प्लस कोसेक थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो इनका मान पूछ रहा है। तो इनका मान देखिए कैसे निकालेंगे यह भी समझ लीजिए। सवाल को हमने कॉपी पर उतार लिया है, इनको देखिए क्या लिखना है। तो 7 sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा जोड़ 4 3 7 होता है तो 3 sin स्क्वायर थीटा, ई प्लस है तो प्लस देंगे, ई 3 कोस स्क्वायर थीटा है तो 3 कोस स्क्वायर क्या देंगे थीटा बराबर ये 4 हो गया। अब देखिए तो 4 sin स्क्वायर थीटा और 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो कॉमन आ जाएगा। तो sin स्क्वायर जो थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है बराबर ये आपको 4 हो गया। ये इधर आएगा तो घट जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, या sin स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1/4 या sin थीटा बराबर होगा स्क्वायर हटा तो रूट के अंदर में चला जाएगा 1/4, 1 का वर्गमूल 1 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ पर देखिए तो 1 क्या हो गया 2। तो साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है साइन में
तो देखिए साइन में आपको 30 डिग्री का मान जो होता है वो आपको 1/2 होता है। तो साइन साइन कट गया, थीटा का मान निकला 30 डिग्री। तो अब देखिए सेक थीटा जो कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान 30 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री और कोसेक थीटा, तो थीटा का मान 30 डिग्री है तो कोसेक 30 डिग्री। तो देखिए सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक में देखिए 30 डिग्री का मान होता है वो आपको 2√3 होता है। और कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो वो आपको होता है 2 होता है। तो एलसीएम निकाल लीजिए, √3 हो गया, ये आपको 2 + √3 हो गया। अब देखिए यह जो है कि मान किस ऑप्शन में है, तो ये मान आपको, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2√3, क्योंकि एक है कटेगा 2 में गुना होगा तो 2 + 2√3। हालांकि आपको यही जो है कि ऑप्शन में दिया है तो उतना दूर नहीं जाना है। तो वो ऑप्शन आपको किस में है, ऑप्शन बी में है। तो 17 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, 2/√3 + 2। अगला ऑब्जेक्टिव 18 का देखिए, यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तो इसका मान क्या होगा। तो 5 cot थीटा का मान दिया है तो इन सभी को कोट थीटा में बदल दीजिए। इन सभी को क्या करना है, कोट थीटा में बदल देना है। तो कैसे बदलेंगे ये जान लीजिए। तो कोट में बदलेगा तब है जब आप साइन से ऊपर नीचा भाग देंगे। तो इस साइन में साइन से भाग देंगे तो कट गया, इस कोस में साइन से भाग देंगे तो कोट हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो 5 हो गया 3 cot थीटा, और वहाँ पर हो गया 4 + 3 cot थीटा। अब कोट थीटा का मान निकाल करके पुट कर देना है। तो कोट थीटा बराबर आपको होगा 3/5। तो 5 - 3 गुना 3/5, 4 + 3 और कोट थीटा का मान 3/5 है। ये दे देंगे, देने के पश्चात 5 × 3 = 9 बटे ये 5 हो गया, 4 9 बटे ये 5 हो गया। तो 5 हो गया, 5 × 25 - 9, 5 की 20 + 9, 5 5 कट गया, 25 में से 9 गया, 16 बटे 29 होता है इसका मान। तो जो कि ऑप्शन आपको बी में है, 16 बटे 29। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 19, कह रहा है कि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा। तो अल्फा है तो साइन x डिग्री का मान जो है साइन अल्फा के बराबर है। तो अल्फा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो इसका क्या होगा मान, यानी साइन x डिग्री और साइन अल्फा बराबर है। तो अल्फा आपका क्या हो गया, यहाँ पर यह आपको रेडियन एंगल हो गया। तो क्या होता है, π/180 गुना डिग्री एंगल होता है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, π/180। फिर कह रहे हैं 20 में, कह रहे 10 15 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 70 डिग्री, 10 75 डिग्री। अब देखिए इसका मान क्या होगा। तो काफ़ी आसान सवाल है, जोड़िए। 15 और 75 को जोड़ेंगे 90 होगा, 20 और 70 जुड़ेगा 90 होगा। तो देखिए जब 90 फूट जाता है 2 एंगल का जो 10 में, और जब ऐसे गुना करके रहता है तो इसका मान 1 गुना 1, 1 गुना फिर 1 होगा। तो 1 मान होगा। तो 20 का सही ऑप्शन आपको होगा डी होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री होता है तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाता है। तो मीनार की ऊंचाई, तो देखिए फर्स्ट सीटिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनको हम निकाल चुके हैं। तो वहाँ पर जो हमको मान आया था वो ऑप्शन बी में है, 3 + ये √3। तो 21 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। जो इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो फर्स्ट सीटिंग वाले क्वेश्चन को देखिए, वहाँ पर हमने सॉल्यूशन किया है। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो। देखिए ई भी फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, इनका भी सॉल्यूशन देखिए। जब खंभे की लंबाई और छाया की लंबाई अगर बराबर हो जाएगा तो याद रखिए कि एंगल का मान जो होगा 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर ही जो है कि
खंभे की लंबाई, खंभे की छाया की लंबाई और उसकी लंबाई आपस में बराबर होगा। तो 22 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, जो है कि फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए हैं। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो जो सेकेंड सिटिंग में एग्जाम में बैठेंगे तो उनके लिए तो एकदम जो है कि काफ़ी फायदेमंद होता है कि फर्स्ट सिटिंग वाला क्वेश्चन को देख लीजिए, और 5 को क्वेश्चन तो वैसे फिक्स हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया देखिए 2√3 मीटर लंबी है, तो सूरज का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूरज का ई भी देखिए फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए कितना क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए छाया की लंबाई 2√3 है, 6 मीटर खंभा है, तो थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर देखिए आपको क्या होगा। तो ये जो है कि खंभे की लंबाई, उसके बाद छाया की लंबाई कर दीजिए, तो 6 हो गया, 2 और √3 हो गया, तो 2 तिया 6, ये √3, तो 60 डिग्री का मान होता है tan में। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा ए 60 डिग्री। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, और उसी समय एक खंभे की, देखिए ई भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ई भी हूबहू उठा के दे दिया है, छाया 50 मीटर। अब देखिए 50 मीटर है, तो इसके खंभे की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन में मान दिया है ये पूरी तरह से गलत मान दिया है। इसका जो देखिए 6/4 हो गया, उसके बाद देखिए 50/x होता, तो 200, x बराबर आपको 200/6 हो गया। 6 से भाग देंगे, 2 से 2 तिया 6, 100 हो गया, 100/3, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है कि कह रहा है कि यदि 2 मीनार की ऊंचाई H1 तथा H2 के पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा बनाए जाने वाले कोण का मान क्रमशः 60 डिग्री 30 डिग्री है, तो H1/H2 का मान क्या होगा। तो देखिए ई भी फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछे गए, हूबहू देखिए। तो H1/H2 बराबर क्या होगा, tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का जो मान होता है आपको वो होता है √3, ये 1/√3 गुना हो जाएगा √3 गुना √3, तो ये आपको हो गया 3। तो देखिए किस ऑप्शन में है ऐसा, यानी 3:1 होगा, 3:1। तो ये जो मान है आपको वो ऑप्शन ए में है। तो 25 का सही ऑप्शन आपको होगा, ये होगा 3:1। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है एक सरल रेखा जो x बराबर -1 और y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। तो y का मान देखिए 4 है, तो 4 से एक लंब खींचेंगे, x का मान -1 है, तो इधर से खींचेंगे, तो देखिए एक दूसरे के क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। तो फाइनली एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे। उसके पश्चात देखिए 26 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। 27 में कह रहा है कि जिस त्रिभुज के शीर्ष के नियामक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है, तो उसकी परिमिति क्या होगी, परिमिति मांग रहा है। तो परिमिति मांग रहा है तो पहले जो है कि आपको भुजा निकालना होगा, उसके बाद ही परिमिति निकलेगा। तो तीनों भुजा को जोड़ना होगा तब त्रिभुज का परिमिति निकलेगा। तो पहले ए बी निकालिए। ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 0 में से 0 को घटाइए, वर्ग कीजिए, 0 हो गया, फिर 0 में से 4 को घटाइए, -4 हुआ, वर्ग कीजिए, 4 चौके क्या हो गया 16, 16 का वर्गमूल 4, तो ए बी का मान 4 निकल गया। फिर बी सी निकालिए, बी सी भुजा। तो बी सी भुजा जब आप निकालेंगे तो 3 में से 0 को घटाएंगे 3, तो 3 तिया 9, फिर 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 हो गया, तो 9 का वर्गमूल 3। अब आपको जो है कि सी ए निकालना है, सी ए या ए सी हम बोल सकते हैं, ए सी भुजा। तो ए और सी का हम तुलना करेंगे, तो 3 में से 0 को घटाएंगे 3, तो 3 तिया 9, उसके बाद 0 में से 4 को घटाएंगे -4, तो 4 चौके 16, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। अब इसका जो है कि परिमिति कह रहा है, तो त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, ये होता है त्रिभुज का परिमिति।
तो देखिए 4 जोड़ 3 जोड़ 5, तो 4 3 7 5 12, तो 12 इकाई जो है इसका परिमिति होगा। देखिए ऑप्शन सी में है, 27 का सी ऑप्शन आपको होगा सी। परिमिति मतलब क्या, चारों बगल का माप होता है। जैसे ये त्रिभुज है, तो परिमिति निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक मापिए, यहाँ से यहाँ तक मापिए, यहाँ से यहाँ तक मापिए, सबको जोड़ दीजिए, यही परिमिति होता है। अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, तो यहाँ पर अगला ऑब्जेक्टिव जो है कह रहा है कि यदि नियामक 2 k-3 4-7 को जोड़ने वाले रेखा का झुकाव 3 है तो k का मान क्या होगा। k का मान पूछ रहा है यहाँ पर। ये भी देखिए हूबहू क्वेश्चन पूछ दिया है, तो k का मान कैसे निकालेंगे, तो झुकाव आपको दिया है, यानी इंक्लिनेशन आपके पास क्या है 3 है, तो ये 2k-3 हो गया। उसके पश्चात 4-7, तो झुकाव निकालना है, तो झुकाव का सूत्र होता है y2 - y1 x2 - x1 बराबर आपको जो ये है कि झुकाव। तो इनका देखिए मान बैठा दीजिए, y2 का मान -7 है, y1 का मान k-3 है, तब -k अब +3 हो गया, माइनस से इसमें गुना होगा तो प्लस हो गया। x2 - x1, तो x2 का मान जो है आपको 4 है, x1 का मान 2 है, तो 4 - 2 बराबर झुकाव 3 है, तो 3 दे देना है। देने के पश्चात यहाँ पर देखिए, तो -7 में 3 जोड़ेंगे तो -4 -k ये 2 हो गया बराबर 3। तो यहाँ पर देखिए 2 3 6 -4 -k बराबर 6, तो 6 4 -4 इधर आया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 6 4 10 हो गया, और k का मान -10 हो गया। तो देखिए ये जो है आपको ऑप्शन ए में है, 28 का सही ऑप्शन आपको होगा ए -10। फिर कह रहा है कि सरल रेखाएं x का मान -2 है, y का मान 3 है, तो इसका कटान बिंदु, तो पहले x के मान को रखते हैं और फिर y के मान को रखते हैं, तो x का मान क्या हो गया -2 और y का मान हो गया 3, तो 29 का सही ऑप्शन आपको होगा ए -2 3। नंबर आप यहाँ पर 30 को देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है कि एक सरल रेखा दिया हुआ है तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अक्ष तो इनके बीच जो है कि बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको समीकरण को लिख लेना है। तो यहाँ पर जो है कि हम समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण है 5x - 3y + 10 = 0 है। तो एक बार क्या कीजिए कि x का मान 0 रखिए, तो 0 रखेंगे यहाँ पर 0, तो ई पार्ट 0 हो गया, -3y जोड़ 10 बराबर क्या हो गया 0, बराबर कीजिए, तो -3y को बराबर के इस साइड लाएंगे, तो +3y बराबर क्या हो गया 10, या y बराबर क्या होगा 10/3 हो गया ना। उसके पश्चात आपको y बराबर 0 करना है, y बराबर 0, तो y बराबर जब 0 करेंगे तो ई पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो 5x जोड़ 10 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पर 10 इधर आएगा, तो प्लस में है तो किस में चला जाएगा माइनस में, तो -10, 5 दूनी 10, तो x का मान क्या हो गया -2। अब बिंदु बनाइए, तो यहाँ से इसका हम a रखिए, तो x का मान 0 लिए हैं, तो y का मान 10/3 निकला है। उसके पश्चात यहाँ पर देखिए y का मान 0 लिए हैं, तो x का मान -2 निकला है। तो यहाँ पर आप उस अनुसार आपको जो है कि एक और बिंदु बना लेना है, इसका नाम b रख दीजिए। b रखने के बाद जो है कि -2 0 ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि इनका ग्राफ खींच लेना है, इनका ग्राफ खींचेंगे।
तो ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ खींच लिए। खींचने के पश्चात अब यहाँ पर देखिए माइनस में है x का मान और y का मान प्लस में है, तो इधर मान माइनस में होगा, x का मान प्लस में मान है तो y का मान ऊपर की ओर होगा 1 2 और ये आपका 3 हो गया। यहाँ पर समझ लीजिए कि 10/3 यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए बिंदु क्या है 0 और 10/3, तो यहीं पर होगा 0 10/3। तो इनका नाम देखिए क्या रखे हैं, a 0 10/3 ये हो गया। होने के पश्चात b का मान देखिए -2 0 है, तो b का मान आप क्या देंगे -2 0 -2 0, इनको मिला देंगे। इनको मिला देंगे, मिला दिए। मिलाने के पश्चात अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ का नाम आपको b हो गया, यहाँ का नाम a, ई आपका मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु का मान 0 0 होता है। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार हो गया OB, तो OB ऊंचाई इसका हो गया OA तो 1/2। अब देखिए तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, क्या होगा, तो ये मान भी 0 है, तो समझ लीजिए कोऑर्डिनेट क्या -2 है, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 ही होगा। तो OB का मान आपको 2 होगा और इसका मान निकालेंगे OA का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 10/3 आएगा, 10/3। 2 और 2 कट गया, कटने के पश्चात 10/3 बचा, स्क्वायर यूनिट्स। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल में, तो सवाल में जो यहाँ पर है कि 15/2 है, ये 10/3 नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है कि गलत है, ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं है। अब अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 31 नंबर का, कह रहा है कि चित्र में यदि BD बराबर CD, C बराबर AE, देखिए कह रहा है कि BD का मान जो है CD के बराबर है, यही BD हो गया, इसके बराबर हो गया, BD CD के बराबर, फिर CE AE के बराबर है, तो E जो है E भुजा CE वो जो है आपको AE के बराबर है, इस भुजा के बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि AD जो है, AD कोण A का समद्विभाजक है। तो देखिए तो विभाजकता के नियम से, कोण विभाजकता के नियम से क्या होगा आपको, AB/AC, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB/AC। उसके बाद देखिए तो हम ABC में ले रहे हैं, ABC में, तो AB क्या हो गया AC, और BD क्या होगा DC, तो BD हमको होगा DC। चूँकि हिसाब में ही दिया है कि BD और CD या DC जो बोलिए आपस में बराबर है, तो इसलिए ये मान कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो AB बराबर हमको क्या निकलेगा, AC निकल गया। फिर देखिए BE जो है, BE कोण B का समद्विभाजक है, BE जो है कोण B का समद्विभाजक है, तो इसलिए जो है कि कोण समद्विभाजकता के नियम से, कोण समद्विभाजकता के नियम से देखिए आपका जो मान होगा BC बटा AB, BC बटा
बी ए या ए बी बोलिए, ए बी। अब देखिए तो सी ई बटा ई ए, सी ई बटा ई ए या ए ई आप बोल सकते हैं। देखिए सी ए ई आपस में बराबर है तो कट गया तो मान 1 हुआ, कोना कोनी 1 से गुना कर देंगे तो बी सी बराबर क्या हो गया, ए बी। तो देखिए तो इस प्रकार से ऑप्शन में खोजिए तो ए बी बराबर बी सी होगा ही, क्योंकि ए बी देखिए ए बी बी सी के बराबर होता है, फिर बी सी बराबर ए सी होगा ही। तो देखिए बी सी जब ए बी के बराबर है, हाँ ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो ए बी के स्थान पर हम यहाँ पर ए सी रख सकते हैं, तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी। तो इस प्रकार से ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। का सही ऑप्शन आपको हो गया, वो हो गया ए, 41 नहीं। उसके बाद देखिए 32 कह रहा है कि दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर बी सी, तब पी और क्यू जो है बी सी के समांतर है, ए पी का मान 2 है, ए पी का मान 2 है। उसके बाद देखिए पी बी का मान 6 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है। अब पी क्यू का मान 3 है, तब पी क्यू इसकी जो है लंबाई क्या है, 3 है, 3 सेंटीमीटर। बी सी मांग रहा है, ई बी सी, तो आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए तो ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होंगे। तो समरूपता के नियम से देखिए आपको होगा ए पी बटा पी बी बराबर पी क्यू बटा बी सी। तो ए पी का मान 2 है तो 2/6 हो गया। ए पी का मान क्या हो गया, 2/6, सिंपल 2/6। और 3 क्या होगा, नहीं होगा बी सी, तो 2 तिया 6, कोना कोनी गुना करेगा तो 3 तिया 9, इसको इधर गुना कर देगा तो बी सी का मान क्या हो गया 9। तो 32 का सही ऑप्शन क्या होगा, बी। देखिए 2/6 करना है, 3/BC, आराम से मान को निकाल लेना है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं और दोनों का क्षेत्रफल जो है कि 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है, 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है। तो EF का जो मान है आपको 4.2 सेंटीमीटर है, तो BC का मान कह रहा है। देखिए BC बटा हम EF कह सकते हैं, BC बटा EF। तो क्षेत्रफल का मान दिया है तो वर्गमूल निकालिए। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। यहाँ पर देखिए EF का मान 4.2 है तो EF नीचे में है, तो BC बटा 4.2 दे सकते हैं। तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, इनको इससे गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 4 तिया 12। तो BC बराबर होगा 3 दूनी 6, 4 तिया 12, तो 12.6। और उसके बाद देखिए 4 से इसमें क्या करेंगे, आपको भागा जो है कि कोना कोनी गुना 4 से आपको भागा लग गया, तो 4 तिया 12 हो गया, 0.6 तो 15 चौके 60, तो 3.15। तो 33 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा 3.15। तो देखिए कह रहा है कि दिए गए चित्र में डी समांतर BC, तो ये जो DE है ये BC के क्या है, समांतर है। AD का मान 2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 2 है, 2 है। DB का मान 3 है, ये 3 है। AE का मान 1.6 है। EC का मान पूछ रहा है, तो 2/3 और 1.6 बटे क्या, ये हो गया AC, तो E 0.8 हो गया, 8 तिया 24, तो AC बराबर क्या हो गया 2.4। 35 का सही ऑप्शन क्या होगा आपको बी। ऐसा क्यों होता है, किस परिमेय से होता है, तो थेल्स परिमेय से। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 36 में कह रहा है कि ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई और दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद जो है कि कितनी डिग्री जो है कि घूम चुकी होगी, कितनी डिग्री घूम चुकी होगी। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए, घंटे की जो सुई होती है 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं।
तो 4 घंटा और 24 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो देखिए 4 घंटा 24 मिनट जो है ना, तो 24 मिनट को घंटा में बदल दीजिए। तो 24 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से आपको भाग देना होगा। तो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, यानी 2/5 घंटा हुआ। तो 4 में जो है कि 2/5 को जोड़ दीजिए, 5 के बीच 2 22, यानी 22/5 घंटा हुआ। तो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 22/5 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनेगा। मतलब आप लोग समझिए, अगर 1 रुपया में 2 गो चॉकलेट मिलता है तो 5 रुपया में क्या होगा, 5 दूना 10, हम गुना करते हैं। तो उसी प्रकार से 1 टका में देखिए 30 गो चॉकलेट, तो इतना टका में कितना चॉकलेट, तो 30 को इसमें गुना कर देंगे। तो वही बात है, 22/5 और गुना ये हो गया 30। तो 5 6 के 30, गुना करेंगे 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, 132। तो 132 डिग्री का जो है एंगल आपको बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपको, 36 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया 132 डिग्री। उसके बाद कह रहा है 37 में, कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहा जाता है, तो लंब केंद्र कहा जाता है। 38 का देखिए, यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, 2 गो वृत्त है एक दूसरे को जो है कि बाहर से छूते हैं, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो ये और ये 2 गो वृत्त है, देखिए बाहर से यहाँ पर छू रही है, तो स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा एक बिंदु पर टच करती है। तो दोनों से न कह रहा है, तो एगो स्पर्श रेखा ई हुआ, एगो ये होगा जो दोनों को टच करेगा, और एगो ई होगा। तो 1 2 3, तो 3 गो स्पर्श रेखा जो है कि खींची जाएगी। तो देखिए ऑप्शन, यह ऑप्शन जो है कि आपको किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो 38 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। फिर 39 में कह रहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतया वृत्त से घिरा है, तो यह डैश नहीं है। तो देखिए कोई समांतर चतुर्भुज अगर वृत्त से पूर्णतया घिरा है तो यह विषम कोण चतुर्भुज नहीं होगा। तो 39 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया विषम कोण चतुर्भुज। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQRS यहाँ पर देखिए PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतया घिरा है। तो ई O केंद्र है, ई वृत्त है, इससे क्या है, पूर्णतया घिरा हुआ है। तो कह रहा है कि तब कोण RPS है ही कोण आपको निकालना, ये कितना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये कोण आपको 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, और आपको ये कोण भी आपको 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री हो गया, तो 90 30 120 हो गया। तो ये कोण आपको फाइनली कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। ये कोण आपको 60 डिग्री हो गया। तो 50 60 क्या हो गया, 110 डिग्री। 40 को जोड़ेंगे तो 150 डिग्री हो गया, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 150 डिग्री तो हो ही गया है। तो ई कोण फाइनली आपको 30 डिग्री होगा, तब न 180 पूरेगा। तो 40 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 30 डिग्री। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए 41, कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये चीज कह रहा है। तो 41 में आप लोग देखिए इसका क्या आपको जो कि आंसर होगा। तो चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ πRh प्लस 2πr², उसके बाद देखिए यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πRh हो गया, ऊपर से कॉमन लीजिए, 2πr कॉमन आएगा, h प्लस r बचेगा, और नीचे में 2πRh है ही, 2πr कट गया, होगा क्या h प्लस r। तो यहाँ पर देखिए आपको r का मान 80 है, और उसके बाद h का जो मान है वो आपको 20 है बटा 20। तो देखिए 80 20 क्या हो गया, 100 बटा 20, 20 पंचे 100, यानी 5 जो है कि आपको निकल के आएगा 5:1, बोल सकते हैं 5:1। तो इनका जो अनुपात होगा 5:1 होगा, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। यहाँ पर देखिए तो 41 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा 5:1। फिर 42 में कह रहा है कि बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त
के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तब चलिए आयतन का अनुपात हम निकाल लेते हैं। तो पहले क्या है कि बेलन तथा शंकु, बेलन और शंकु कह रहा है। तो देखिए आयतन कह रहा है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। R1 हो गया EH1, R2 EH2 हो गया। पाई और पाई कट गया, कटने के पश्चात 3 ऊपर चला जाएगा, 3R1 का स्क्वायर H1, ये R2 का स्क्वायर ये H2, ये हो गया। होने के पश्चात यहाँ पर देखिए 3 हो गया। R1 का मान यहाँ पर है आपको 3, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और उसके बाद H1 का मान आपको है 2 है। उसके बाद यहाँ पर R2 का मान जो है वह 4 है, 4 चौके 16। उसके बाद H2 का मान क्या है H1 H2, तो H2 का मान 3 है, 3 तिया 9 हो गया, 2 8 16 हो गया, 3 तिया 9, 9/8। तो देखिए 21 ऑप्शन में है 9/8। तो यहाँ पर आप देखिए 42 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर हो गया 9/8। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि एक घन का आयतन 2744 घन सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल में होगा। तो घन का आयतन दिया है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो मतलब ए क्यू बराबर आपको हो गया 2744। तो 2744 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 7 गुना 7 गुना 7, सबको गुना कीजिए, गुना होके आपको आएगा 2744। तो देखिए घन निकाल रहे हैं, तो देखिए घन में 3 का क्या होगा कॉम्बिनेशन होगा। अब देखिए तो 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, एगो 2 निकलेगा, 1 7 निकलेगा, तो 7 दूनी 14, ये का मान क्या होगा 14 होगा। अब देखिए इनका जो है कि कह रहा है निकालने के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a², घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 6 ए का मान 14 है तो 196 हो गया, 6 से गुना कीजिए, 6 छा के 36, 19 छा के 14 से और 14 3 आपको हो गया 17, 117, तो 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इनका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो देखिए जो ऑप्शन आपको डी में है, तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव 44 देखिए, कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, यहाँ पर है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है कि गोला का जैसे ही चर्चा हो गया तो त्रिज्या 3 बार गुना होगा, 8 8 64 8 512 आपको हो गया। तो 44 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। तो देखिए पहले कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर का जो है कि एगो ठोस गोला है, तो इनका आयतन निकालेंगे तो 8 का जो है कि क्यू होगा ही, 1 सेंटीमीटर लेके निकाल 1 का क्यू, तो 8 का क्यू जो है कि 3 बार गुना होगा, 1 का क्यू 3 बार गुना होगा, तो 3 बार 8 गुना होकर के 512 देगा। 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 से भाग देंगे तो उतना ही मान रह जाएगा। फिर 45 में कह रहा है कि एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक ही चीज से न बनाया गया है, तो इनका दोनों का आयतन बराबर होगा। तो पहले तो है कि खोखला गोले का आयतन, खोखला गोला का जो आयतन होगा आपको वो आपको शंकु के आयतन के बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर होगा।
आप लोग ध्यान में रखिए। तो इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू। तो चूंकि खोखला गोला है तो ये आर क्यू और माइनस आर क्यू ये फॉर्मूला होता है, इनका होता है 1/3 पाई आर। अब देखिए शंकु का आयतन कह रहा है, तो इनका भी आपको जो है कि त्रिज्या दिया है, तो इनके त्रिज्या को जो है कि R1 मान लेते हैं एच। तो पाई और पाई कट गया, 3 और 3 ई कट गया, तो यहाँ पर 4 हो गया। इसका देखिए बड़ा त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, ये आपको यहाँ पर व्यास दिया है, व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगा 4। तो 4 का क्यू होगा, फिर जो है कि छोटा व्यास इसका दिया आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, तो मतलब त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, 2 का क्यू। इसका कह रहा है कि 8 यहाँ पर जो आपको है 8 सेंटीमीटर व्यास, तो मतलब 4 सेंटीमीटर इसका शंकु का त्रिज्या होगा। तो 4 का स्क्वायर गुना एच। तो यहाँ पर देखिए 4 गुना, 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 चौके 16, चौके 64, 2 को 3 बार तो 8, 64 में से 8 गया 56, 16 गुना एच। तो अब देखिए 4 चौके 16, 14 चौके 56, तो एच का मान आपको हो गया ये 14 हो गया। तो इसमें आपको ऑप्शन सी में है 45 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा सी। फिर कह रहा है 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो देखिए आप SN का फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते हैं, या नहीं तो सम संख्या के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू n प्लस 1/2, ये होता है। 2 और 2 कट गया, तो 10 गो है, तो 10 गुना 10 जोड़ 1, तो 10 गुना 11 मतलब 110। इनका माध्य कह रहा है निकालने के लिए, तो कुल योग 110 हो गया। हम माध्य निकालेंगे तो 10 से भाग भी देंगे, तो 11 हो गया इनका माध्य, जो कि आपको ऑप्शन सी में है। तो 46 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। 47 में कह रहा है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी। फिर 48 में कह रहा है कि माध्य x है और माध्यिका क्या है, माध्यिमा दे दिया है, माध्यिका होना चाहिए, बहुलक z के बीच संबंध है। तो याद रखिए इनके बीच संबंध क्या होता है, तो होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तब बहुलक का जो मान है आपको वो z है, तो z बराबर क्या होगा, माध्यिका y है तो 3y -2x, ये होना चाहिए हिसाब के अनुसार। तो देखिए ऐसा किस में आएगा सिचुएशन, ये ऑप्शन बी में। इनको कीजिए, तोड़िए 3 से गुना कीजिए, इसमें भी गुना कीजिए, इतना ही आएगा। तो 48 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन 49 देखिए, कह रहा है कि एक साथ 2 गो सिक्का को हम उछालेंगे तो पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता है, कम से कम एगो हेड आएगा। तो मान के चलिए कि 2 गो सिक्का को उछालेंगे, तो सिक्का से तो 2 को परिणाम प्राप्त होता है, या तो हेड प्राप्त होगा या तो टेल प्राप्त होगा। तो 2 गो सिक्का को उछाले तो हो सकता है दोनों सिक्का पर हेडे आ जाए, एक संभावना तो ये भी होगा। या यह भी तो हो सकता है कि एगो पर हेड आ जाए या दूसरे पर टेल आ जाए, या तो यह भी हो सकता है कि पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए, यह भी हो सकता है कि दोनों पर क्या हो जाए, टेल ही आ जाए। तो कुल परिणाम आपको क्या हो गया, 4 गो प्राप्त हुआ। और कह रहा है कि कम से कम एगो हेड, तो अधिक से अधिक तो जितना मन है उतना न हो सकता है, तो कम से कम एगो हेड, तो 1 2 3 यानी 3 गो हेड आ रहा है, 3 हो गया। और उसके बाद अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम आपको 1 2 3 4, तो कुल परिणाम से हम भाग देते हैं, तो 3/4, जो कि आपको ऑप्शन डी में है। तो 49 का सही ऑप्शन आपको हो गया डी। फिर 50 में देखिए, कह रहा है कि एक थैले में 6 काले 8 उजले गेंद है, तो कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया है, तो इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए उजला क्या को गेंद है, तो
तो 8 को उजला गेंद है तो 8 देंगे। अब देखिए 6 और 8 को जोड़ दीजिए तो 14 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, तो 4 ये बटे क्या हो गया 7। तो 4/7 आपको ऑप्शन बी में है। तो 50 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। किसी चीज का भी निकालिए, अगर आपको काले का कह देंगे तो 6/14, यानी काले का कहेगा तो 6 देंगे। काले की अनुकूल परिणाम की संख्या यानी काले की संख्या 6 है तो 6 और बटे कुल संख्या 8 6 14। ऐसे करके काले जो है कि होने की प्रायिकता को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके सभी ऑब्जेक्टिव को खत्म कर दिया है। आप लोग सीरियली चाहते हैं तैयारी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए और